आज हम देखेंगे अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। क्रांति संबंधी विचार में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रांति का अर्थ क्या है। तो अरस्तु की क्रांति संबंधी जो धारणा है वो हमारी आज की धारणाओं से भिन्न है, क्योंकि किसी भी राज्य में जनता या जनता के किसी भी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का क्या अर्थ है? संविधान में परिवर्तन। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन है ना, शासन व्यवस्था का बदलना, इन सब बातों को अरस्तु क्या मानते हैं? क्रांति मानते हैं। जैसा कि मैक्लिवन ने कहा है कि अरस्तु क्रांति को कानूनी परिवर्तन के बजाय राजनीतिक परिवर्तन अधिक मानता है, और क्रांति केवल राज्य के कानूनी आधार पर ही नहीं वरन नैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तरों पर भी परिवर्तन करती है। अरस्तु ने क्रांति के प्रकार बताए हैं। उन्होंने क्रांति के प्रकार में पहला प्रकार बताया है आंशिक अथवा पूर्ण क्रांति। आंशिक अथवा पूर्ण मतलब कि वह संपूर्ण संविधान अगर बदल दिया जाता है तो वह पूर्ण क्रांति आता है, और यदि संविधान का कोई भाग बदल दिया जाता है तो उसे हम आंशिक क्रांति कहते हैं। पूर्ण क्रांति में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः बदल दिया जाता है ना, और आंशिक क्रांति के अंदर संविधान का कुछ भाग के अंदर परिवर्तन होता है। दूसरा उन्होंने बताया है रक्तपूर्ण अथवा रक्तहीन क्रांति, कि जब संविधान में परिवर्तन सशस्त्र विद्रोह के कारण या खून खराबे के कारण होता है तो वह रक्तपूर्ण क्रांति है, और जब संविधान में जो परिवर्तन होता है वो बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी रक्त बहाए हो जाता है तो वह रक्तहीन क्रांति कहलाती है। तीसरा उन्होंने बताया व्यक्तिगत अथवा गैर व्यक्तिगत क्रांति। अरस्तु के अनुसार जब संविधान परिवर्तन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाने के लिए होता है तो उसको मतलब किसी व्यक्ति को हटाने के लिए, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति उसको हटाने के लिए संविधान परिवर्तन हो रहा है तो व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी। लेकिन जब संविधान परिवर्तन का उद्देश्य गैर व्यक्तिगत होता है तो उसे जो अरस्तु है वो गैर व्यक्तिगत क्रांति कहते हैं। चौथा उन्होंने कहा है वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, अर्थात इसमें राज्य के निर्धन व्यक्ति राजतंत्र या धनिक तंत्र के विरुद्ध क्या करते हैं? विद्रोह कर लेते हैं, है ना। और यदि निर्धन व्यक्ति राजा या धनी व्यक्तियों के विरुद्ध विद्रोह करके राज्य में एक तरह से जनतंत्र की स्थापना कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये जनतंत्रीय क्रांति कहते हैं। और यदि राज्य के धनी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं और शासन स्थापित कर लेते हैं तो उसको धनतंत्रीय क्रांति होते हैं। मतलब वर्ग विशेष के, वह क्रांति जनतंत्र के विरुद्ध भी हो सकती है, वह क्रांति धनिक तंत्र के विरुद्ध भी हो सकती है ना, और वह क्रांति राज्य के शासक के विरुद्ध भी हो सकती है। तो किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध जो क्रांति होती है उसे उसने क्रांतियों का एक अलग प्रकार बताया है। पांचवा उन्होंने कहा वाग्वीरों की क्रांति, है ना। इससे क्या मतलब हुआ कि जब किसी राज्य में कुछ करिश्माई नेता, है ना, जिनको हम वाग्वीर भी कहते हैं, है ना, लोग लुभानवारी नारे, ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोभ लालच दे देते हैं, तो उसे वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। फिर उन्होंने बताया क्रांतियों के कारण की क्रांति होती क्यों है ना। अरस्तु ने क्रांतियों के 3 कारण बताए हैं, सामान्य कारण, विशिष्ट कारण, और तीसरा बताया उन्होंने विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशेष कारण। अब सामान्य कारण है जैसे, तो सामान्य कारण के में अरस्तु कहते हैं कि क्रांति का मूल कारण समानता की भावना है। समानता कितने प्रकार की? जैसे एक संख्यात्मक समानता होती है और एक योग्यता संबंधी समानता होती है। तो अरस्तु योग्यता संबंधी जो समानता का तात्पर्य है उसको आनुपातिक समानता समझते हैं। संख्या की दृष्टि से 3 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, किंतु आनुपातिक दृष्टि से 4 2 से उतना ही बड़ा है जितना 2 1 से, क्योंकि 2 4 का वही अंश है जो 1 2 का है ना। तो जब मनुष्य इस बात पर तो सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय योग्यता के अनुपात में होना चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर मतभेद रखते हैं। अतः स्पष्ट है कि समानता का जनतंत्र और धनिक तंत्र में एक जैसा नहीं होता। विषमता को दूर करके समानता लाने की जो भावना है वो इन पद्धतियों और इन कानूनों में आती हैं। ये उन्होंने कुछ सामान्य कारण बताए हैं कि कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हृदय समानता की भावना से उत्प्रोत होते हैं, ये जानते हुए वो विद्रोह खड़ा किया करते हैं कि यद्यपि वे उन लोगों के समान हैं जो उनसे कहीं अधिक हैं, है ना, या उनके पास कहीं अधिक संपत्ति है, तथापि उन्होंने स्वयं उन लोगों से कम सुविधाएं प्राप्त की हैं। दूसरा क्या है कि कुछ विद्रोह करने वाले लोग वे लोग होते हैं जिनका हृदय में असमानता की भावना भरी होती है ना। पहले में समानता की भावना भरी होती है, दूसरे में असमानता की भावना भरी होती है, क्योंकि वे समझते हैं कि यद्यपि अन्य मनुष्यों से बढ़कर हैं तथापि उनको अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं मिलता, तो दूसरों के बराबर या उनसे कम मिलता है। तो इस प्रकार छोटे व्यक्ति होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, उनको जो भावना है वो विद्रोही बना देती है, और यही मनोदशा जो है क्रांतियों की उत्पत्ति करती है। सामान्य कारण है समानता असमानता के। कुछ विशिष्ट कारण होते हैं।
विशिष्ट कारणों के लिए उन्होंने बताया, जैसे शासकों की दृष्टा या लालच, कि जब राज्य के शासक या शासन सत्ता से संपन्न व्यक्तियों के व्यवहार में लालच आ जाता है ना, और वो सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना प्रारंभ कर देते हैं, तो जनता क्या करती है, उनके विरुद्ध क्रांति कर देती है। इसी प्रकार उन्होंने बताया है कि विशिष्ट कारणों में शासन सत्ता का दुरुपयोग, जब शासक वर्ग भ्रष्ट हो जाए, है ना, और उसमें रिश्वत का बोलबाला हो जाए, भ्रष्टाचार हो जाए, तो क्रांति हो जाती है। जब शासक अयोग्य हो, शासक की भागीदारी में योग्य लोगों का स्थान नहीं हो, तो क्रांति हो जाती है। अगर मध्यम, देखिए समाज में 2 वर्ग होते हैं, धनवान और निर्धन, है ना, और क्रांति का एक कारण हो सकता है, लेकिन मध्यम वर्ग जो समाज में संतुलित अवस्था में रहता है, अगर उसका अभाव है तो क्रांति हो सकती है। इसलिए मध्यम वर्ग के अभाव में भी क्रांति की संभावना है। आर्थिक असंतुलन होता है। अरस्तु इस तत्व पर बहुत जोर देता है कि जिस समाज में अमीर व गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई होती है, वहाँ पे भी क्रांति होने की संभावना होती है। विदेशियों का बाहुल्य, यदि किसी राज्य में विदेशी उस राज्य के तो कम है और बाहर के व्यक्ति ज़्यादा हैं, तब भी क्रांति हो सकती है। सम्मान की लालसा, ये भी कह सकते हैं हम कि भाई जब शासक किसी को अनुचित रूप से या योग्यता या कारण के कारण सम्मानित या अपमानित करते हैं, तो जनता रुष्ट हो जाती है, इसको किस बात का सम्मान मिला है, इसको, है ना, तो इस वजह से भी क्रांति होती है। भय 2 प्रकार से व्यक्तियों में क्रांति को बाधित करता है। पहला, अपराध करने वाले व्यक्ति को दंड का भय होता है, इससे बचने के लिए वो विद्रोह कर देता है ना। दूसरा, व्यक्तियों के डर होता है, उनके साथ अन्याय होने वाला है, तो वो विद्रोह कर बैठते हैं। तो भय भी एक कारण हुआ, है ना, विशिष्ट कारण। उसके बाद घृणा, जब राज्य में एक वर्ग या दल बहुत समय तक सत्ता पे रहता है, तो जो विरोधी दल होता है वो उससे घृणा करने लग जाता है, और ये घृणा कभी कभी क्रांति के विस्फोट के रूप में सामने आती है। पारिवारिक झगड़े, शासक वर्ग की असावधानी, और कभी कभी भौगोलिक स्थिति भी, जिससे राज्य की नदियाँ, घाटियाँ, पर्वत विभिन्न हिस्सों में बटा होता है, उससे लोग एक दूसरे के निकट संपर्क में नहीं रहते हैं, तो इससे राज्य का कोई हिस्सा किसी तथ्य को लेकर कभी भी क्रांति कर देता है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है, उस राज्य को ये चीज़ ज़्यादा मिल रही है ना। इसी प्रकार प्रमाद भी क्रांति का, प्रमाद मीन्स आलस्य। व्यक्ति अगर कुछ नहीं कर रहा है, आलस्य में है, तो दूसरे ने सत्ता का उपभोग कर रहा है, तो उसके विरुद्ध क्रांति कर देते। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी इसका एक कारण है। परस्पर विरोधी वर्गों की शक्ति में संतुलन नहीं होना भी इसका एक कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जो विशिष्ट कारणों में आते हैं कि इन कारणों की वजह से भी क्रांति हो जाती है। तीसरा कहा है कि विशिष्ट शासन शक्तियों में क्रांति के विशेष कारण होते हैं, जैसे प्रजातंत्र में क्रांति क्यों होती है। अरस्तु ने कहा है कि संपूर्ण अर्थ में समानता की भूख प्रजातंत्र में क्रांति पैदा करने का सबसे बड़ा कारण है। एक समानता की जो धारणा है वह। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में जो क्रांतियाँ होती हैं, वो जो वाग्वीर हैं, है ना, जो लालच देते हैं, वो भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये वाग्वीर नेता कभी तो धनिक वर्ग पर प्रहार करते हैं और कभी जनसाधारण को धनिक वर्ग के विरुद्ध भड़का देते हैं। तो इसके प्रहार स्वरूप भी प्रजातंत्र में रहने वाले जो धनिक वर्ग के लोग होते हैं, है ना, वो जनसाधारण में अपनी लोकप्रियता बनाए रख सकते हैं, और वह भी एक कारण, क्रांति का कारण होता है। धनिक तंत्र में क्रांति होती है, देखिए आप कैसे, कि धनिक तंत्र का आधार वह सिद्धांत है जो लोग किसी एक बात में असमान हैं, वे सभी बातों से बिल्कुल भिन्न हैं। धनिक वर्ग का यह असमानता का जो सिद्धांत है, अपने अंतिम रूप में धनिक तंत्र के जीवन के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होता है, और इसी असमानता के आभास के कारण सरकार द्वारा जनसाधारण की उपेक्षा कर ली जाती है और एक अनुचित व्यवहार किया जाता है। जब जनसाधारण की स्थिति की जो दयनीयता है वो बहुत बढ़ जाती है, तो शासक वर्ग के विरुद्ध महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जनसाधारण का नेता बनने का अवसर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाता है, तो एक क्रांति का सूत्रपात होता है। अरस्तु के अनुसार अपने न्याय जो स्वार्थ हैं, उसमें धनिक वर्ग में से जो लोग धनिक तंत्र की कब्र खोदने वाले बन जाते हैं, पर ऐसा देखा जाता है कि धनिक वर्ग के वे व्यक्ति जिन्हें शासन संचालन में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त नहीं होता, वे विद्रोही बन जाते हैं। इसी तरह से कुलीन तंत्र आप देखिए कि कुलीन तंत्र में भी एक धारणा पैदा हो जाती है कि वे श्रेष्ठता में शासक वर्ग के अनुरूप हैं, तो कुलीन तंत्र में विग्रह का प्रारंभ हो जाता है। कुलीन तंत्र में विग्रह होने का एक अवसर उस स्थिति में भी उपस्थित होता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है और तेजस्वी पुरुषों को शासन संचालन का गौरव प्राप्त नहीं हो रहा है, तो विद्रोह हो जाता है। इसी तरह से राजतंत्र में क्रांति हो जाती है कि राजतंत्र को अरस्तु उन विधानों में मानता है जिसको बाहरी कारण सहसा नष्ट नहीं कर सकते, और जिनकी आंतरिक कमजोरियाँ होती हैं। तो राजतंत्र में राज परिवार में आंतरिक कलह भी एक तरह से विद्रोह का कारण बनता है। राजा द्वारा किए जाने वाले अन्यायपूर्ण कार्य जब लोगों तक पहुंचते हैं, वो भी राजतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से विभिन्न शासन प्रणालियाँ, चाहे वो राजतंत्र है, कुलीन तंत्र है, धनिक तंत्र है, उनमें सब में अपने अपने कारण हैं कि उस कारण से वे क्रांति कर बैठते हैं। अरस्तु ने इसी के साथ साथ क्रांतियों को रोकने के उपाय भी बताए कि क्रांतियों को का जो विश्लेषण उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा एक चिकित्सक की भांति उन्होंने उसके निदान भी बताए हैं कि केवल क्रांति होती है वही नहीं,
कि इसका निदान भी किया जा सकता है। क्या निदान कैसे किया जा सकता है? देखिए, उन्होंने बताया सबसे पहले संविधान के प्रति आस्था। अरस्तू के अनुसार संविधान के प्रति आस्था रखना क्रांति को बचाने का एक महत्वपूर्ण उपाय है। शासक वर्ग को इस बात का हर संभव उपाय करे कि जनता द्वारा कानूनों की आज्ञा का पालन हो। कानून करने की छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, उल्लंघन करने की कानूनों को, वह महत्वपूर्ण है, अतः उनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। कोई छोटी छोटी मतलब बातों पर कानून का उल्लंघन करता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए सबको संविधान के प्रति एक आस्था होनी चाहिए। शासक व शासितों में सद्भाव। अरस्तु यह भी मानते हैं कि शासक और शासितों के बीच में जो है हमेशा एक संवाद बना रहना चाहिए, है ना, उनमें दूरियां नहीं होनी चाहिए। और संवाद की जो स्थिति है वह क्या करती है? क्रांति को रोकने का कार्य करती है। तीसरा है विधि का शासन। अरस्तु जिस बात पर बल देता है वह है विधि का शासन। व्यक्ति के शासन की उपेक्षा विधि का शासन सदा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विधि द्वारा शासकों की जो महत्वाकांक्षा हैं कानून के द्वारा उस पर रोक लगाई जाती है। समानता का व्यवहार, कि विषमता भी क्रांति की जननी है, अतः शासन का लक्ष्य सदैव क्या होना चाहिए? समानता का व्यवहार, सबके साथ समान व्यवहार करें। पांचवा मध्यम वर्ग की, जिसका ना मध्यम वर्ग का अगर अभाव होता है तो क्रांति, तो मध्यम वर्ग की हमेशा प्रधानता होनी चाहिए। अगर मध्यम वर्ग सदा मर्यादा तथा स्वामित्व पर हावी रहता है, अतः इसलिए इसकी प्रधानता भी क्रांति को रोकने का एक कारण है। फिर आर्थिक समानता, समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता भी क्रांति का कारण बनती है। इस कारण को निवारण के लिए अरस्तु ने कहा है कि समाज में आर्थिक असमानता कम से कम होनी चाहिए और तो क्रांति कम होगी। फिर उन्होंने कहा समुचित शिक्षा पद्धति, कि शिक्षा की जो व्यवस्था है वह समुचित रूप से होनी चाहिए। बच्चों को शुरू से उस प्रणाली के ढांचे में ऐसे प्रशिक्षित करना चाहिए कि उस व्यवस्था को आदर्श मानते हुए अपने जीवन को के अनुसार वह अपने आप को ढाल ले। फिर विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान केंद्रित करना, कि शासकों को ये चाहिए कि राज्य की जनता का ध्यान देश के आंतरिक समस्याओं की ओर से हटाकर विदेशी मामलों की ओर केंद्रित करे। राज्य में विदेशी आक्रमण का भय आदि दिखाकर वे जनता में देश प्रेम की भावनाओं को बढ़ा सकते हैं, तो इससे भी क्रांति कम से कम होगी, क्योंकि उनका ध्यान मतलब ये रहेगा कि भाई क्या समस्या हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए। फिर उन्होंने कहा है कि राजकीय पदों सम्मानों का, कि जो राजकीय पद दिए जाते हैं और जो सम्मान दिए जाते हैं वो न्यायपूर्ण दिए जाने चाहिए। अपनी तरफ से मनमानी करके किसी को राजकीय पद और सम्मान नहीं देने चाहिए, तब भी क्रांति नहीं होगी। फिर जो परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, संविधान के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो रहा है, उन परिवर्तनों पर रोक लगा देनी चाहिए कि वह परिवर्तन सही है या गलत है, उस तरफ ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार भी क्रांति से राज्य की रक्षा हो सकेगी, है ना। और धनार्जन पर नहीं, क्रांति को रोकने के अरस्तु ने कहा कि शासकों को जो धन अर्जन है उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, अंधाधुंध धन अर्जन नहीं करना है। शासकों में परस्पर सद्भाव होना चाहिए, कि शासक वर्ग के भी सद्भाव तथा तालमेल बनाए रखने पर वह जोर देता है, कि जिससे भी क्रांति नहीं होती। फिर उन्होंने बताया कि क्रांति संबंधी विचारों की विशेषता क्या है। वह कहते हैं कि पहली विशेषता कि क्रांति का जो शब्द का क्षेत्र है वही अत्यंत व्यापक है ना, और न केवल राज्य में एवं विधान में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन को ही उसने क्रांति माना है, अपितु उसने जो विधान के जो स्वरूप हैं उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है उसको क्रांति की संख्या देता है। दूसरा वो कहते हैं कि अरस्तु ने जहाँ क्रांतियों की विशद विवेचना की है वहाँ सैद्धांतिक रूप से इस विषय पर विचार व्यक्त नहीं किया कि प्रजा को क्रांति करने का अधिकार है या नहीं। उसने हर प्रमुख प्रकार के विधान में क्रांति होने का उल्लेख तो कर दिया एवं उनके रोकने का, उनके निदान का मार्ग सुझाया है, किंतु क्रांतियों के औचित्य अथवा अनौचित्य पर उसने कोई व्यक्त नहीं किया है। अरस्तु के क्रांति विषय विचारों में एक तथ्य स्पष्ट अवश्य हो जाता है कि क्रांतियाँ शासक वर्ग एवं शासित वर्ग में पाए जाने वाले विरोध का परिणाम है। चौथी बात उन्होंने कही है कि आर्थिक विषमता में भी क्रांतियों का चयन करती है, कि अरस्तु ने कहा है कि जो आर्थिक विषमता हैं वह ही क्रांतियों का सृजन करती हैं एक तरह से। पांचवा उन्होंने कहा कि अरस्तु हर प्रकार के विधान में स्वामित्व कायम रहे यह मानता है, यह क्रांति को श्रेष्ठ नहीं मानता है। उनका कहना है कि कानून के अनुसार ही कार्य होना चाहिए, है ना, क्रांति होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद।